अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो बेटा हम कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं थर्मल फिजिक्स चैप्टर के, और हम कॉन्सेप्ट को उस लाइन से आगे प्रोसीड करते हैं जो लाइन हमने वर्क डन के चैप्टर में एक लाइन को हमने बार बार अपने माइंड में मेमोराइज किया था। दैट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये लाइन आज आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स, और इसकी जो पहली स्लाइड है स्टूडेंट्स, इसमें हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है इंटरनल एनर्जी का। इसकी मज़ीद हम डिटेल में ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है ये आपने एज इट इज़ बेटा याद कर लेनी है। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है स्टूडेंट्स, तो उस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें इंटरनल एनर्जी इसी सिस्टम की मिल जाएगी। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कुछ स्टोरेज की फॉर्म में कॉन्सेप्ट दे रहा है कि किसी सिस्टम के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उससे हमें कुछ स्टोरेज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? तो अगर आप इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक। आई होप सो कि ये बात आपको, ये वर्ड आपको क्लियर होगा। हम पार्टिकल्स में माइक्रोन लेवल पे जाके हम उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखना चाहते हैं। ऑलराइट, सो इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के एक सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट में इंटरनल एनर्जी स्टोर है। ये डिपेंड करेगा कि उस सिस्टम के पास स्टूडेंट्स कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले से इंशाल्लाह ज़रूर होगी, जस्ट बिकॉज कि हम बार बार रिपीट करते रहते हैं कि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी गेन करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है। तो ये लगातार जो एक चेन है ये हम याद करते आए हैं प्रीवियस लेक्चर से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस स्लाइड को इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो बेसिकली एक किस्म का टेम्परेचर ही है। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? आपको याद है टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ऑलराइट, तो एक सिस्टम के पास कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा राइज होगा। ठीक हो गया? आसान करता हूँ, शायद मुश्किल हो रहा है आपके लिए, लेकिन मैं आसान कर देता हूँ। सिंपल सी बात बेटा बता रहा हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन। जितने मॉलिक्यूल्स स्पीडली वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का इनडायरेक्ट रिलेशन किसके साथ बनता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब है हम जितनी ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट एटम्स गेन करेंगे, वायलेंटली कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और बाकी मॉलिक्यूल्स का भी टेम्परेचर इस कोलिजन की वजह से इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट्स मीन के टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। ऑल क्लियर? सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। द ग्रेटर इज द फास्टर ऑफ द पार्टिकल्स मूव, द हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट इस स्लाइड में इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लास्ट दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि जिस एरिया की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट्स मीन उसका जो टेम्परेचर रेंज है स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। तो इस थर्मोमीटर में देखिए, आई गेस ये आपको रेंज स्टूडेंट्स कितनी बता रहा है? मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं बेटा तो ये रेंज आपको बता रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे रेंज बता रहा है। ठीक हो गया? ये वो एरिया है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर देने से क्या हुआ? एटम्स कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, और उन मॉलिक्यूल से भी कोलाइड करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, और अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम शेयर करते हैं, और इसी तरह ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता रहता है। एज कम्पेयर अगर हम स्टूडेंट्स ब्लू रीजन में देखें तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर कम मिल रहा है। आई गेस ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, इनकी जो आपस में कोलिजन और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इनकी कोलिजन है स्टूडेंट्स वो भी कम है, लिहाजा इनका प्रेशर भी कम, और इसी जगह की इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में हमने अननेसेसरी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी।
अब बेटा ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखनी है पोटेंशियल एनर्जी का। बहुत से बच्चे इसको थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट गलत सा बना के बैठे होते हैं या उनके माइंड में क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, डेफिनेशन तो आप कहीं से भी याद कर सकते हैं इसकी, मार्किंग स्कीम से भी मिल जाएगी आपको। पोटेंशियल एनर्जी बेटा है क्या, पहले इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ये है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई फोर्स है, जैसे ज़रा ध्यान से बेटा देखिएगा, ये मेरे पास कोई चीज़ है, ऑलराइट, और इसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये किधर जाता है, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब बेटा ये जितना नीचे जाएगा, जितना मूव करके अर्थ के पास जाएगा, आपको पता है कि इसकी जीपी क्या होती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। डेफिनेशन कहती है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड या अगेंस्ट अ फोर्स फील्ड। अब ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये किधर इसको अट्रैक्ट करना चाहती है, ये तो चाहती है ऑब्जेक्ट पास आए, और अगर इसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द फोर्स फील्ड में कोई काम करवाऊंगा और इसको अर्थ से दूर लेके जाना चाहूँगा, दैट्स मीन जीपीई बढ़ रही है। तो यही स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है कि इमेजिन करो अगर मेरे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनको मैं करीब लेके आ रहा हूँ। अब चूंकि ये करीब नहीं होना चाहते, तो अगर मैं इनको ज़बरदस्ती करीब ला रहा हूँ तो दैट्स मीन मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहा हूँ, ऑलराइट। अगर ये स्टूडेंट्स एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक हो गया, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, और मैं इनको सेपरेटली क्या करता जा रहा हूँ, दूर करता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इस केस में भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इनकी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। अब बेटा ज़रा यहाँ देखिएगा, ये इतना ज़्यादा आपको याद नहीं करना, ये वाली स्लाइड मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए डाली है, ना ही ये ग्राफ आपको याद करना है, ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए समझेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बच्चे कई दफ़ा अपने माइंड में क्लियर नहीं कर पाए होते, ठीक है बेटा। सो अब ज़रा देखिएगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इन लाइंस को देखें बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऑलराइट। और जाहिर बात है कि आपस में तो इनकी अट्रैक्शन होगी एक न्यूक्लियस से अपने ही इलेक्ट्रॉन की, ऑल क्लियर। अब बेटा इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अभी इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कोई ना कोई बेटा वैल्यू लिखी होगी, उसके हिसाब से ये ज़्यादा होगा। अब एटम्स के दरमियान स्पेसिंग, अभी ये एक दूसरे इन एटम्स को करीब लाना चाहते हैं। जैसे जैसे ये एटम्स को करीब लाएंगे, अरे ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये तो चाहते हैं हम एक दूसरे के करीब आए। तो जैसे ही आप इन्हीं की फोर्स फील्ड के मुताबिक काम करना शुरू करोगे, तो आपकी स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे करीब आएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और हमें जो फोर्स फील होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स फील होगी, ठीक हो गया। अब बेटा अगर इन्हीं एटम्स को हद से ज़्यादा करीब कर दिया जाए, इतना करीब कर दें कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल करना स्टार्ट कर दे और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाए, तो इस केस में एटम क्या चाहते हैं, एक एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चाहती हैं कि ये एक एटम दूसरे एटम से दूर जाए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन आप उनको मज़ीद अगर करीब करेंगे, तो इन्हीं चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, वो इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये ग्राफ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ऑलराइट बेटा। सो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिटवीन डिफरेंट एटम्स और बिटवीन द टू एटम्स, ऑल क्लियर। सो दोबारा एक दफ़ा मेरे ख्याल से रिवाइज कर देता हूँ। एटम्स है बेटा, एटम्स जब करीब आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा करीब आते हैं तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी अचानक से इंक्रीज भी हो जाती है। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कब इंक्रीज होती है बेटा, कब डिक्रीज होती है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपने माइंड में नहीं रखना कि इसके सामने क्वेश्चन आएगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी करती है, क्योंकि बच्चों को ये तो पता चल जाता है कि टेम्परेचर देने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो फिर पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होती है, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। तो मैंने बेटा वो आपके सामने ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर दिया, ठीक हो गया। सो दोबारा एक दफ़ा देख लें, इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये मैंने आपको बता दिया
है। तो वैसे तो दो तरह की बेटा गैसेस होती हैं, आइडियल गैस होती है और एक दूसरी गैस होती है रियल गैस होती है। तो रियल गैसेस में हमें ये अट्रैक्शन और रिपल्जन का जो फिनोमेना है इसको हम कंसीडर करते हैं। आइडियल गैस में हम मानते हैं कि जो गैसेस हैं वो एक दूसरे को ना ही अट्रैक्ट कर रही हैं ना ही रिपेल कर रही हैं, वो नेग्लिजिबल है उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक हो गया। तो बेटा टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वजह से। बस इतना बात आपका जानना जरूरी है। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारे पास हीट एनर्जी का। अब जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, अगर वो आपसे कोई भी कहेगा कि हाँ जी इस सिस्टम के पास इतनी इंटरनल एनर्जी है, तो दैट्स मीन उस सिस्टम ने उतनी इंटरनल एनर्जी स्टोर की हुई है बेटा। दैट्स मीन इंटरनल एनर्जी आपकी स्टोरेज से कनेक्शन बनाती है। अब हीट एनर्जी किससे कनेक्शन बनाती है बेटा? हीट एनर्जी आपके फ्लो रेट से कनेक्शन बनाती है। क्या मतलब निकला फ्लो रेट? दैट्स मीन हीट टाइम के साथ साथ किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करती है, इसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक हो गया। अब बेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। सो हीट एनर्जी इज the transfer from a body at a higher temperature to one at a lower temperature। तो हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है, फ्लो करती है। कहाँ से कहाँ बेटा? हाई पोटेंशियल रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन से वहाँ तक जहाँ तक लो पोटेंशियल है या लोअर टेम्परेचर है। इसका मतलब साफ साफ है बेटा कि अगर कोई खाना बना रहे हो आप और आपने एक बड़ा सा स्पून यूज़ किया हुआ है उसको खाने को हिलाने के लिए, तो आप देखते हो कि वो एंड जो कि उस खाने के अंदर है, जो भी आप कोई खाना बना रहे हो, तो वो जो स्पून है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दूसरा एंड है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो कौन सी एनर्जी है जो कि उस मेटल या नॉन मेटल के अंदर फ्लो करके दूसरे एंड तक आ रही है, उस एनर्जी को बेटा हम कहते हैं हीट एनर्जी कहते हैं, जो कि फ्लो होती है हायर टेम्परेचर रीजन से कोल्डर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ। ठीक हो गया बेटा। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट को हम मिक्स करते हैं। इमेजिन कर लें बेटा कि आपके पास एक ठंडे पानी का एक गिलास है और एक गर्म पानी का गिलास है। आप उन दोनों ग्लासेस को अचानक से मिक्स कर देते हो। अब जो पहले गर्म पानी था वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और जो ठंडा पानी था वो अभी आपने फ्रीज़र से निकाला था, इमेजिन कर लेते हैं वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। लेकिन जैसे ही आपने मिक्स किया आपने देखा कि वो जो गर्म था वो ज़्यादा गर्म नहीं रहा और जो ठंडा था वो अब ठंडा नहीं रहा। उन दोनों ने जो डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोई मीडियम सा टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। ऑल क्लियर के नहीं क्लियर? तो अब ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, एक दफ़ा दोबारा से ये सिनेरियो क्रिएट करता हूँ आपके माइंड में कि हमने एक गर्म चाय को और एक ठंडे दूध को दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब जो गर्म चाय थी वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है बेटा, और कोल्ड मॉलिक्यूल्स उस हीट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अपने सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप होते हुए नज़र आता है। और कुछ ही देर बाद, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कुछ ही देर बाद वो सिस्टम वो टेम्परेचर अटेन कर लेता है जो कि उस टाइम सराउंडिंग का टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर होगा बेटा। ठीक हो गया। आसान करते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम, हम इस टॉपिक को पढ़ने लगे हैं। तो अब ज़रा इस पैराग्राफ को बेटा एक दफ़ा दोबारा देख लें। तो व्हेन टू लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर मिक्स टुगेदर, हीट from the hot to the cold region flows. After some time, mixed solution attains same temperature which is equivalent to the room temperature is called thermal equilibrium। तो बेटा ये तो हमने बहुत दफ़ा ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम गर्म पानी को ठंडे पानी से मिक्स करते हैं तो गर्म पानी का टेम्परेचर वैसा हद से ज़्यादा गर्म नहीं रहता और ठंडे पानी का ठंडा नहीं रहता। तो गर्म पानी से हीट फ्लो करती है, कोल्ड मॉलिक्यूल्स वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ये डिक्रीज़ करता है, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब हीट कैसे फ्लो करती है बेटा? एटम्स लेके आते हैं, एटम्स एक जगह से हीट एनर्जी लेके आते हैं, वो वायलेंटली कोलाइड कर रहे होते हैं, कोलिजन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। वही जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो एक ठंडे मॉलिक्यूल जिसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है, उसको जब कोलाइड करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर टकराने वाले का कम हो जाता है और जिससे टक्कर मारी जाती है उसका राइज कर जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की बेटा सारी गेम है। तो अब इस एनिमेशन में बेटा आप एक दफ़ा देख लो, दोबारा से स्टार्ट होती है। देखिए बेटा स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या 90 और 10। जैसे ही उनको इन कांटेक्ट किया आहिस्ता आहिस्ता हीट फ्लो करके
किस रीजन में आती है? इस रीजन में आती है। एक मेथड होता है जिसको हम कंडक्शन कहते हैं, इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो ये जो हीट है ये बेटा हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव कर जाती है। ऑलराइट जी बेटा, अब एक हम थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट in which two or more objects of the system are at the same temperature and there is ये लाइन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने क्या कर लेना है, इसको ज़रा मेमोराइज कर लेना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे देयर इज़ नो नेट हीट एनर्जी फ्लो बिटवीन देम, कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होता। कब तक फ्लो होता रहेगा बेटा? तब तक फ्लो होता रहता है जब तक जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। इवन अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर 41 है और दूसरे का टेम्परेचर 41 है, एक का 42 एक का 41, इस कंडीशन में भी हीट का ट्रांसफ़र होगा। कब तक? जब तक दोनों सेम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर लेते। ठीक हो गया बेटा? सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस एनिमेशन को देख लें, इनिशियल सिचुएशन आपको बताई हुई है। हायर टेम्परेचर है बेटा, लोअर टेम्परेचर है, ये 90 पे है, ये किस पे है 10 पे है। हीट फ्लो करेगी किस तरफ आएगी बेटा? कोल्डर रीजन की तरफ आएगी। तो कोल्डर रीजन का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 43। हॉटर रीजन का भी 43 हो जाएगा। 43 ही क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम 43 आपका रूम टेम्परेचर होगा या सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, ऐसी लैब का, ऐसे सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा जिसके एक्सपोज करके आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बेटा। ठीक हो गया? सो आपके जहनों को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि जब भी दो तरह के रीजन, जिनमें से एक कोल्डर रीजन होता है और एक हॉटर रीजन होता है, तो हॉटर रीजन में क्या है? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। कोल्डर रीजन में वाइब्रेट ज़रूर करते हैं लेकिन वो थोड़ा शरीफों की तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे, एक दूसरे को टकरे मार रहे होते हैं। ठीक हो गया? जैसे ही आप एक्सपोज करते हो हॉटर रीजन को बेटा और कोल्डर रीजन को, होता क्या है, यही जो मॉलिक्यूल्स है जो कि पहले बहुत स्पीड से वाइब्रेट कर रहे थे, जाके टकराते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम शेयर किया, टेम्परेचर शेयर होता है, जिसकी वजह से अपना टेम्परेचर इनका कम हो जाता है, जिसको टक्कर मारते हैं उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। इतना राइज होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये वो टेम्परेचर दोनों मेंटेन कर लेते हैं जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। अब बेटा देखो ज़रा कि अगर ये ग्राफ में आपको चेक कराऊं तो ग्राफ में रेड मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ऐसे होना चाहिए और ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स है बेटा उनका टेम्परेचर ऐसे होना चाहिए असूलन तो। लेकिन जैसे ही हम इनको मिक्स करेंगे तो आप देखोगे कि यही दो लाइंस जो हैं ये बड़े मज़े से अब एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और फिर सिंगल लाइन बन जाएंगे। तो आपने इस एनिमेशन को बेटा बहुत ध्यान से देखना है। जी बेटा ये देखिए ज़रा, रेड मॉलिक्यूल्स स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, ब्लू मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन स्लो। ये बैरियर हट गया और रेड वाले मॉलिक्यूल्स जाके ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करते जा रहे हैं। अब जिस स्पीड से रेड वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे अब उस स्पीड से वाइब्रेट नहीं कर रहे, और जिस लो स्पीड से पहले ब्लू वाले वाइब्रेट कर रहे थे बेटा अब उस स्पीड से ब्लू वाले वाइब्रेट नहीं कर रहे। दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी या सेम मोमेंटम ये मेंटेन कर लिया है, एक ही टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है। सो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई और हमारे सामने कौन सी स्टेट आ गई? थर्मल इक्विलिब्रियम की आ चुकी है बेटा। एक दफ़ा दोबारा देख लें, रेड मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलाइड करने जा रहे हैं। किसको कोलाइड करेंगे बेटा? ये ब्लू वाले को। अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम शेयर करते हैं। कुछ इलास्टिक कोलिजन होगी, कुछ इनइलास्टिक कोलिजन होगी, जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है। टेम्परेचर ब्लू वालों का राइज कर जाता है, रेड वालों का कम हो जाता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम शेयरिंग की वजह से। ऑलराइट बेटा, सो अब हमारे पास एक टी है, ये ब्लैक वाले कॉफ़ी है, सॉरी ये ब्लैक वाले जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं बेटा ये कॉफ़ी के मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे आपके जहन में इमेजिनेशन बना रहा है और ऊपर से ये आप कोल्ड मिल्क इसके अंदर डालने लगा है। याद रहे कि ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन की इंटेंसिटी है बेटा वो बहुत ज़्यादा है, ये एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स डाले जाएंगे उनका टेम्परेचर लो होगा और काइनेटिक एनर्जी बड़ी कम होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स आने वाले न्यू मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेंगे, एनर्जी शेयरिंग करेंगे, अपना टेम्परेचर कम करेंगे, दूसरों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे और मेंटेन कर लेंगे एक रूम टेम्परेचर जिस स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जी बेटा जी देखिए, ये हम डालने लगे हैं कोल्ड मिल्क बेटा कॉफ़ी के अंदर। तो जैसे ही डालते हैं अब चेक कीजिएगा और रेड ये ब्लैक वालों की जो
काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है, वाइट वालों की इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह टेम्परेचर ब्लैक वालों का डिक्रीज़ हो गया और वाइट वालों का ये इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से आपके पास सेम टेम्परेचर मेंटेन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती बेटा जी। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हीट कैपेसिटी का टॉपिक, वो ज़रूर देखिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।